जय हिंद दोस्तों आज हम इस सेशन में पॉलिटेक्निक 2023 के लिए टॉप 80 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें दोस्तों फिजिक्स और मैथ का क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों इस सेशन से आप 100 नंबर कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आपके सेशन का पहला प्रश्न आ चुका है। इसमें बोला है दोस्तों, यदि साइन ए बराबर 1/2 तथा कास बी बराबर यानी कि कास बीटा इक्वल टू 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो दोस्तों अगर अल्फा और बीटा का मान याद हमें कहीं से मिल जाए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जो दिया है उससे हम अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए साइन अल्फा इक्वल टू क्या दिया है, 1/2 दिया है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा। हम 1/2 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है दोस्तों साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 दोस्तों। तो दोस्तों साइन कट जाएगा तो हमें अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कास बीटा से निकाल देते हैं। तो कास बीटा से दोस्तों निकालेंगे, यहाँ देखिए कास बीटा इक्वल टू दिया है, कास बीटा इक्वल टू आपको दिया है 1/2। दोस्तों अब आपको पता होगा कास बीटा इक्वल टू कास कितने अंश का मान 1/2 होगा दोस्तों। तो कास हमें पता है दोस्तों कास 60 अंश का मान दोस्तों 1/2 होता है दोस्तों। कास से कास काट देंगे तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 अंश आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हमें अल्फा यहाँ पर और बीटा का वैल्यू निकल गया है। तो दोस्तों जब अल्फा और बीटा का वैल्यू जब निकल गया तो हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, हमें यहाँ सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अल्फा का वैल्यू दोस्तों निकाले हैं 30 और बीटा का वैल्यू निकाले हैं 60। तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए दोस्त अगला प्रश्न आ चुका है। इसमें बोला है दोस्तों 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको व्यास दिया, डायमीटर इक्वल टू दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। तो दोस्तों रेडियस आपको पता है डायमीटर का हाफ होता है। तो दोस्तों यहाँ से रेडियस निकल जाएगा 7। आपसे पूछ रहा है वृत्त की परिधि। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला दोस्तों 2πr होता है। तो दोस्तों इसे निकालेंगे 2 पाई का वैल्यू दोस्तों होता है 22/7 और आर का वैल्यू निकाले हैं दोस्तों यहाँ पर 7 है। 7 कट जाएगा। उसके बाद 22 दूनी दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से 22 दूनी क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको देगा उसको कर लेंगे, सेंटीमीटर रहेगा। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों मिल रहा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 दिया है, 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 44 डेकामीटर, 22 डेकामीटर। तो दोस्तों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर निकाल लेंगे ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया। इसमें दोस्तों बोला है 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ के आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिया है लंबाई यानी कि एल का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और आपको दोस्तों दिया है चौड़ाई यानी कि बी का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर और हाइट का वैल्यू दिया है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। दोस्तों उसके बाद से आपको पूछ रहा है घनाभ के आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों घनाभ के आकार के तो इसी तरह बनेगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये तो हमारा घनाभ है, इसका बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, इसको लिख रहे हैं, उसको याद करिए, उसके बाद से इसको हम अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2LB + BH + HL। दोस्तों ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला में दोस्तों इस हम तीनों वैल्यू रख देते हैं दोस्तों इसको। तो चलिए दोस्तों एल का वैल्यू आप निकालें क्या, यहाँ थोड़ा छोटा करते हैं स्क्रीन, उसके बाद देखिए ध्यान से। ठीक है दोस्तों 2 होता है, एल का वैल्यू निकालें 6 दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया है 4 प्लस फिर से यहाँ पर रखेंगे 4 और एच का वैल्यू दोस्तों 2 है प्लस एच का वैल्यू यहाँ पर फिर से 2 और एल का वैल्यू दोस्तों 6 है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 या दोस्तों 6 चौको 24 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कर लीजिए 2, यहाँ पे 24 और दोस्तों यहाँ देखिए 12 8 20 और 24 दोनों दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 44 और 44 गुणा जब कर लेंगे 2 में तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 88
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है, जो यूनिट होगा उसका स्क्वायर करेंगे। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन देखते रहते हैं 88 दिया कि नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन में 88 दिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया, यह फिजिक्स का है। इसमें दोस्तों बोला है प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कितनी है, 9 × 10 और 10 के पावर 2 मीटर पर सेकंड, इतना ही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 × 10 = 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको उसने बोला है दोस्तों, यदि sin 3a बराबर cos a - 26 अंश, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान। दोस्तों न्यून कोण क्या होता है दोस्तों, 90 अंश से छोटे मान को हम बोलते हो न्यून कोण दोस्तों। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 90 से कम आना चाहिए, जबकि इसमें सभी ऑप्शन 90 से कम दिया ही है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको दिया है दोस्तों यहाँ पर sin 3a बराबर दिया है यहाँ पर थोड़ा साइज बढ़ गया लग रहा है। ठीक है, देखिए sin 3a बराबर क्या दिया है, cos दिया है a - 26 अंश। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, sin, देखिए दोस्तों आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin 3 क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं cos 90 - 3a लिख सकते हैं, क्योंकि 90 - थीटा का sin थीटा, तो cos 90 - थीटा, तो cos 90 - थीटा का हो जाएगा sin थीटा, तो sin 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लें। इसको आपको दिया है cos a - 26। दोस्तों यहाँ cos से cos कट जाएगा, तो बचा क्या, जो बच रहा है इसको लिखिए, बच रहा है 90 - 3a बराबर a - 26। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लिए, एक वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि ये तो हमारा क्या है, थीटा ही तो है, तो एक वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए एक वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 90, ये 26 इधर आएगा तो प्लस का 26 हो जाएगा, अब बराबर ये है, ये -3 इधर आएगा तो दोस्तों 3a प्लस का हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 9 × 2 = 11, यानी कि 116 बराबर 4a। अब इसका भाग कर लीजिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर हो जाएगा हमारा 116/4। इसको काट देंगे तो कितना बराबर 4 दूनी 8 और 4 9 36, यानी कि 29 अंश दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 अंश। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन का 29 अंश दिया है कि नहीं। तो दोस्तों आपको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मिल जाएगा 29 अंश। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को एक बार थोड़ा जूम कर देते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आ गया, इसमें बोला है दोस्तों सूर्य के निकट स्थित ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है बर्फ, जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्योंकि, क्यों तैरता है, क्योंकि ऑप्शन दिया है बर्फ से जल वाष्प उठती है, बर्फ के भीतर वाष्प रहता है, बर्फ के घनत्व जल से अधिक रहता है, बर्फ घनत्व जल से कम है। तो दोस्तों आपको इसमें राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बर्फ का जो घनत्व है दोस्तों जल से कम होगा तभी तो ऊपर तैरेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आ गया, इसमें बोल रहा है दोस्तों एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर है तो ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण निम्नलिखित में से कौन से। दोस्तों इसमें ऊंचाई और लंबाई दे दिया है और थीटा पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिया है, इसकी हाइट दोस्तों 2√3 है। ठीक है, और इसके दोस्तों इसका जो परछाई बन रहा है यहाँ से 2 मीटर का बन रहा है। तो दोस्तों इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है या थीटा पूछ रहा है। तो दोस्तों चलिए थीटा निकाल लेते हैं। जब थीटा निकाल दोस्तों क्या हो जाएगा, हमें दिख रहा है लंब और आधार का रिलेशन किससे होता है, tan से होता है। तो tan यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो 2√3 अपान में आधार क्या है 2, तो 2 से 2 काट देंगे तो बचा क्या, यहाँ आप लिखिए tan थीटा बराबर √3। अब दोस्तों आपको बताना है √3 tan कितने थीटा का मान है, यानी कितने अंश का मान। तो tan थीटा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, tan ये दोस्तों tan 60 अंश का मान क्या है √3, तो tan से tan कट जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा, थीटा का वैल्यू दोस्तों आ गया 60 अंश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन 60 अंश दिया है, ऑप्शन आपको सी में मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न दोस्तों आप देखते हैं। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया, इसमें बोला है दोस्तों ओम का नियम है। तो दोस्तों ओम का नियम बताना है। ओम का नियम दोस्तों क्या होता है, V = I, यही तो नियम होता है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है मोटर
मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसमें मोटर कार के चालक के सामने बोल रहा है दोस्तों, तो उसके क्या लगता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, इसमें बोला है दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ पर होता है? निर्वात में होता है, जल में, वायु में, कांच में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच में। उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों इसमें हेडलाइट बोल रहा है, तो दोस्तों हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसको याद कर लेना है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम इस बार 2023 वाले में। उसके बाद से अगला प्रश्न देखिए, इसमें बोला है दोस्तों, डी व्यास वाले वृत्त की परिधि। तो दोस्तों आपको व्यास यानी कि डी का वैल्यू दिया है डी, तो परिधि बोला है, तो परिधि होता है 2πr। तो दोस्तों यहाँ से 2π, यहाँ से परिधि है ना, ये व्यास है डी वाला, तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे दोस्तों, तो रेडियस का वजह d/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे? d/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो दोस्तों बचे क्या? यहाँ से बचे क्या? केवल पाई और डी बच रहा है, तो पाई और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पाई डी ऑप्शन सी में मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों आ गया है, इसमें बोल रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश की किरण जो गमन करती है हमें सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला है दोस्तों, सिलिकॉन क्या है? विद्युत रोधक है, अर्धचालक है, चालक है या कुचालक? तो दोस्तों सिलिकॉन हमारा क्या है? अर्धचालक है। ठीक है, तो इसे याद कर लेना है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मथ दोस्तों क्या है? हमारे सब सिलिकॉन के अंदर आते हैं, अर्धचालक के अंदर आते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वही प्रश्न है, इसमें बोल रहा है फिर से अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, इसमें बोल रहा है धारिता। धारिता क्या है? धारिता इक्वल टू क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, धारिता इक्वल टू होता है आवेश प्रति विभव, यानी कि आवेश बट्टे विभव होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दोस्तों आ गया है, इसमें बोल रहा है विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, वाट, ओम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आ गया, इसमें धारिता का मात्रक क्या होता है? धारिता का मात्रक दोस्तों फैराड होता है। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है चालकता का विलोम क्या होता है? अर्धचालक होता है, सुचालक होता है, अवरोधक होता है, प्रतिरोध। तो दोस्तों चालकता का विलोम प्रतिरोध होता है। उसके बाद अगला प्रश्न इसमें आ गया दोस्तों, इसमें बोला है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देशित करने के लिए, ग्रहों को देखने के लिए, भूकंपों की तीव्रता का माप पता करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशक करने के लिए हम लोग रडार का उपयोग करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें बोला है दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ग्रहों के नियम का दोस्तों केपलर ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान लगभग 58 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। कहीं कहीं इसका 6000 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है। अभी आगे प्रश्न में मिलेगा, उसे देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न इसमें बोल रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 a का वैल्यू दिया है, ए मतलब भुजा तो क्या दिया 8 की स्क्वायर करने 64। अब इसका गुणा कर लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 8 चौको 32, 4 चौको 24 ना, 6 चौको 24 और 6 4 36, 37 38, यानी कि 384 क्या हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न आप देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ गया, इसमें बोल रहा है नेपच्यून की खोज दोस्तों गैलेन की था। इसको याद कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न में बोला है दोस्तों 12 सेंटीमीटर भुजा, 12 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन। दोस्तों घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। दोस्तों अब इसी में पुटअप कर लेंगे। तो लंबाई दिया है दोस्तों 12, ठीक है, हाइट दिया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चौड़ाई दिया है 3 और ऊंचाई दिया है 1। तो 12 36, यानी कि दोस्तों आयतन क्या 36 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपको ए मिल जाएगा। क्यूब करना है दोस्तों, क्योंकि आयतन पूछ रहा है। जब आयतन पूछा तो सेंटीमीटर क्यूब करेंगे, जब क्षेत्रफल पूछा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर करेंगे। आयतन पूछा जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, इसमें बोला है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो दोस्तों सीवी रमन ने, एस.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, एस खुराना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर एस चंद्रशेखर ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न इसमें बोला है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो दोस्तों सबसे बड़ा नाम जिसका होगा वही दोस्तों क्या होगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा।
ट्रिक दोस्तों याद करना है ट्रिक से। उसके बाद तरफ से अगला प्रश्न आ गया, इसमें बोला है दोस्तों एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल दिखाए हैं। कैसे? चुंबक पिंड के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, केवल उल्साधीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, केवल उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव पर प्रतिच्छेद करती हैं, वह बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न इसमें बोलता है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। दोस्तों समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न में बोला है जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? दोस्तों यह परिघटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, इसे याद कर लेना है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसको याद करना है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियमों को आविष्कारक कौन है? दोस्तों इसको सबको पता होगा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। उसके बाद अगला प्रश्न बोला है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा नाम सबसे छोटा ग्रह यानी कि बुध ग्रह। ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ा ग्रह यानी कि बृहस्पति। ठीक है। उसके बाद अगला दोस्तों इसमें बोला है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दोस्तों अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न में बोला है किसी घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आधार का क्षेत्रफल दोस्तों देखिए ये घनाभ बनाते हैं, पहले इसको समझिए उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी कि दोस्तों इसमें इसका आधार का क्षेत्रफल बोला है, यानी केवल आपको इस हिस्सा का दोस्तों आपको क्या दिया है? वैल्यू दे दिया, यानी कि आधार यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई का दोस्तों वैल्यू यहाँ पर दे दिया। लंबाई यानी कि L/B का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर यानी कि मीटर स्क्वायर दे दिया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका हाइट दे दिया है, हाइट कितना दिया है? हाइट आपको दिया है दोस्तों h बराबर 3 सेंटीमीटर। इसका दोस्तों आयतन पूछ रहे हैं, तो आयतन का फॉर्मूला भी पिछले क्वेश्चन बताए हैं L/B/H होता है। तो दोस्तों इसमें आपको L/B का वैल्यू दे दिया है, L/B का वैल्यू दिया है 24, तो रख लेते हैं L/B की जगह 24 और हाइट दिया है दोस्तों 3, तो 3 से गुणा कर लेंगे तो दोस्तों जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 का गुणा 3 में करें तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 7, तो 72 सेंटीमीटर की हो जाएगा क्योंकि आयतन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 72 सेंटीमीटर की। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, तो मीटर की दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होगा मीटर की हो जाएगा क्योंकि आपको मीटर दिया है यूनिट। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें बोला है दोस्तों आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा। तो दोस्तों लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? यहाँ पर सबसे जो दिया है उसको लिखेंगे। आर का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है यानी कि एच का वैल्यू दिया है दोस्तों 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आयतन क्या होता है? तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें सॉल्व करेंगे तो दोस्तों देखते हैं क्या हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आर का वैल्यू दिया है 7, तो स्क्वायर तो 2 बार 7 लिखेंगे, हाइट की वैल्यू दिया है 15। तो दोस्तों 7 से 7 कट जाएगा, 15 7 105, 105 के गुणा 22 में कर लेते हैं दोस्तों, तो 22 गुणे 105। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ध्यान देखिए। 105 का दोस्तों गुणा करेंगे 22 में, 2 5 10, 2 1 में 2। ठीक है, तो 210 हो रहा है ना, जोड़िए 0 1 3 2 यानी कि 2310 हो रहा है दोस्तों। तो 2310 क्या हो जाएगा? इसमें क्या पूछा है दोस्तों? इसका आयतन 2310 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर की हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। फार्मूला दोस्तों जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें बोला है दोस्तों रेडियोधर्मिता मापी जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलरीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? विवर्तन कारण, अपवर्तन कारण, प्रकीर्णन कारण, प्रवर्तन कारण। तो दोस्तों आकाश का रंग आपको पता है प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र नीला कैसे प्रतीत होता है दोस्तों? आकाश तो पता है प्रकीर्णन कारण, लेकिन समुद्र कैसे होता है? अधिक गहराई कारण होता है क्या? कि आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल के उपस्थित के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन कारण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण तीव्रता का मान कितना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण तीव्रता का मान क्या होता है? अनंत होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है एक गतिशील पिंड में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? वेग नहीं होता है, संवेग नहीं होता है, गतिज ऊर्जा नहीं होता है, स्थितिज ऊर्जा।
तो दोस्तों जब गतिशील पिंड हो तो आपसी बात है वेग होगा जरूर, संवेग भी होगा, गतिज ऊर्जा होगा, लेकिन उसमें स्थितिज ऊर्जा कहीं भी उत्पन्न नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि गति में है तो स्थितिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न ही नहीं होगी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है सूर्य के ताप को मापा जाता है प्लेटिनम थर्मोमीटर से, गैस थर्मोमीटर से, पायरोमीटर से, वाष्प दाब थर्मोमीटर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बोला है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं, दोनों के मान बराबर होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है। तो दोस्तों अभी बताएं पिछले क्वेश्चन में कहीं कहीं देता है 5800 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 6000। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों सौरमंडल का सर्वाधिक विशाल ग्रह, सबसे बड़ा नाम सबसे विशाल ग्रह, ठीक है, बृहस्पति। उसके बाद अगला प्रश्न घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में जब वायरिंग होता है तो उसको उदासीन तार को हम ब्लैक रंग से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है दोस्तों वेबर, ठीक है, इसको याद करना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो दोस्तों कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दोस्तों R = V/I होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों कार्बन क्या है, धातु है, धातु है, धातु है, इनमें से कौन है। दोस्तों कार्बन हमारा अधातु है, ठीक है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों में बोल रहा है तांबा और जिंक के मिश्र धातु के क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपको सोडियम मिल जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न में बोला है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा में बल की दिशा को संकेत करता है। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों हेमेटाइट फेरस का यानी कि लोहा का अयस्क है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन वर का परिमाप क्या होता है। तो दोस्तों वर का परिमाप होता है 4 × भुजा, ठीक है दोस्तों। तो 4 × 7 = 28 हो जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, CO2। तो दोस्तों हीलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, लोहे का, टंगस्टन का, तांबे का, सोने का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। उसके बाद से अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट से, 24 कैरेट से, 20 कैरेट से, 12 कैरेट से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 कैरेट हमारा क्या होता है शुद्ध सोना माना जाता है। उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। तो सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोल रहा है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहे का, तांबा का, एल्यूमिनियम का, टिन का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न इसमें बोला है अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। तो दोस्तों 118 का, 114 का, 104 का, 116 का। तो दोस्तों अभी तक हम लोग 118 तत्वों का पता लगा चुके हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो दोस्तों फ्लोरीन। सबसे कम दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको देख लेने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन दोस्तों हो जाएगा। ऊपर से जैसे घटेंगे दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों क्या होता है घटता जाता है। तो सबसे क्रियाशील धातु हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन का, उसके बाद से क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद से आयोडीन का दोस्तों होता है। उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बोझा चुना का सूत्र है, CaO, CaOH = CaCO3 Ca। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaOH। उसके बाद से अगला प्रश्न दोस्तों बोल रहा है अगला प्रश्न दोस्तों बोल रहा है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन, परमाणु साइज का आवर्त फलन, परमाणु आयतन का आवर्त फलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या का आवर्त फलन। उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न बोल रहा है दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, दोनों परिवर्तन है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूध से रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, विकृत, गंधिता, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है साबुन बनाने में शामिल प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस, वाष्पीकरण, बहुलीकरण। तो दोस्तों साबुन बनाने के लिए प्रक्रिया क्या है, सैपोनिफिकेशन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है त्रिज्या तथा एच ऊंचाई, त्रिज्या आर त्रिज्या लो जो दोस्तों आर त्रिज्या तथा
इसमें क्या बोला है, आर त्रिज्या लिख लीजिए दोस्तों। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाला लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, 2πr/h। इसको याद कर लेना, यानी कि दोस्तों 2πr/h नहीं, πr² होता है दोस्तों। ठीक है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है घनाभ का आयतन का सूत्र होता है। तो दोस्तों अभी बताए हैं दोस्तों, यहाँ पे एक फिगर ड्रा किए थे अभी हम, इस तरह घनाभ बनाए थे। ठीक है दोस्तों, ये घनाभ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल में दोस्तों अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोस्तों घनाभ का आयतन आता है। ठीक है दोस्तों, तो आधार का क्षेत्रफल में हम क्या कर लेंगे, लंबाई का नहीं ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो हमारा आधार घनाभ का आयतन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लेना है। उसके बाद से अगला प्रश्न इसमें बोल रहा है डी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, यानी कि डी दिया है, व्यास दोस्तों डी है, तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2। तो परिधि बोला है दोस्तों, परिधि का फॉर्मूला भी बताए हैं, 2πr होता है। तो 2π का रख दीजिए उस तरह, r का वैल्यू क्या निकाल रहे हैं d/2, तो 2 से 2 खत्म πd। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन बताए थे, एक बार और देख लीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद से ये भी हो गया है। इसमें बोला है दोस्तों घन का आयतन का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो घन का आयतन दोस्तों सूत्र क्या होता है, घन का आयतन करने के लिए दोस्तों भुजा का क्यू होता है, इसमें गलत कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भुजा का क्यू कर लीजिए। ठीक है, यानी कि भुजा का क्यू होता है, घन का आयतन निकालने हैं तो भुजा का क्यू यानी कि एक क्यू। ठीक है, इसको याद कर लेना है, इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें बोला है 20 सेंटीमीटर आधार और 5 सेंटीमीटर संगत ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको ये ऐसे डब्ल्यू में दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका क्षेत्रफल निकाल के बताएं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में सभी आ गए होंगे, तो सभी वीडियो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ये वीडियो कैसा था। तो दोस्तों इसको सॉल्व करके भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, जय हिंद।